नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मानसी। समाचार शुरू करने से पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। भारत को 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंगलवार को 22 महीने बाद नामों की सिफारिश भेजी। देश में कोरोना मामलों में सोमवार को आई गिरावट के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता पलट के बाद वहां बरसों से रहे सिख समुदाय के लोग चिंतित। पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए, बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत से। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस बुलाने के फैसले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बड़ा हमला किया। भारत को 2027 में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने मंगलवार को 22 महीने बाद नामों की सिफारिश भेजी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार के पास ये 9 नाम भेजे, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। बता दें कि इन नामों में से कोई भी एक आने वाले समय में भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बन सकती है। सरकार को भेजे गए नामों में कर्नाटक उच्च न्यायालय से न्यायमूर्ति डी.वी. नागरत्ना का नाम भी शामिल है, जो पदोन्नत होने पर 2027 में देश की पहली महिला सीजेआई बन सकती है। न्यायमूर्ति नागरत्ना के अलावा 5 सदस्यीय कॉलेजियम द्वारा चुनी गई अन्य 2 महिला न्यायाधीशों में न्यायमूर्ति हिमा कोहली तेलंगाना एचसी की मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी गुजरात एचसी में न्यायाधीश शामिल है। कॉलेजियम द्वारा दिए गए बाकी नामों में जस्टिस अभय श्रीनिवासन ओका और विक्रमनाथ जितेंद्र कुमार माहेश्वरी, सी.टी. रविश कुमार और एम सुंदरेश शामिल हैं। नवंबर 2019 में सीजेआई के रूप में न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की सेवानिवृत्ति के बाद कॉलेजियम ने शीर्ष अदालत में नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को एक भी सिफारिश नहीं भेजी थी। 12 अगस्त को न्यायमूर्ति नरीमन के बाहर हो जाने के बाद 9 लोगों की जगह खाली थी। अब न्यायमूर्ति नवीन सिन्हा 18 अगस्त को रिटायर होने वाले हैं, जिसके बाद 10 लोगों की जगह खाली हो जाएगी। देश में कोरोना मामलों में सोमवार को के बाद एक बार फिर बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मंगलवार को 35,000 केस आए, जबकि एक दिन पहले 24,000 मरीज मिले थे। इसके साथ ही 24 घंटों में 37,000 संक्रमित हुए और 440 की मौत हुई। इससे एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 2,398 की कमी आई है। यह चौथा दिन था जब इसमें गिरावट दर्ज की गई थी। मरीजों का इलाज अभी चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अधिकारियों को 48 हॉस्पिटल में चाइल्ड केयर यूनिट और इंटेंसिव केयर यूनिट स्थापित करने का निर्देश किया है। उन्होंने कहा है कि 3 महीने में 60% सुविधाएं पूरी होनी चाहिए। मुंबई में 103 दिन के बाद लंबे इंतजार के बाद 15 अगस्त को मॉल खुले गए थे, लेकिन 2 दिन के बाद ही फिर बंद कर दिए गए। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर में कहा गया था कि मॉल और उसके आउटलेट सभी कर्मचारियों के लिए वैक्सीन का दूसरा डोज लेना जरूरी है। इस शर्तों को पूरा नहीं कर सकने की स्थिति में मंगलवार दोपहर से करीब मॉल बंद हो गए थे। अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा सत्ता पलट के बाद वहां बरसों से रहे सिख समुदाय के लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि हालांकि तालिबान हुकूमत ने उन्हें पूर्ण सुरक्षा का भरोसा देते हुए वहीं रहने को कहा है, पर वहां के दिन ब दिन बदतर होते देख उन्हें दहशत हो रही है। इसलिए वे शीघ्र ही देश को निकालना चाहते हैं। वहां रहे करीब 280 सिख और 30-40 हिंदी काबुल गुरुद्वारा दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंह सभा खाते परवान में शरण लिए हुए हैं। गुरुद्वारा के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह ने जनसत्ता को फोन पर बताया था कि सिख समुदाय ने नेताओं की कल ही गुरुद्वारा में तालिबान हुकूमत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तालिबान ने उन्हें शांति और सुरक्षा का भरोसा दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हमें देश छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग वहां शांतिपूर्वक रह सकते हैं। उन्होंने यह वादा भी किया था कि हम लोग अपने धार्मिक रस्मों रिवाज भी जारी रखेंगे, वह इसमें कोई दखल नहीं देंगे। उन्होंने हमें एक फ़ोन खबर ये भी दी थी कि समस्या आने पर हम इस नंबर पर तुरंत संपर्क करें। गुरुनाम सिंह ने कहा था, गजनी और जलालाबाद में रहे सिख और हिंदू परिवार भी अब काबुल आ गए हैं और यहाँ 2 गुरुद्वार कारते परवान और गुरुद्वारा मनसा सिंह जी में शरण में हुए।
पेट्रोलियम कंपनियों ने एक बार फिर घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में 25 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। दिल्ली में 14.2 किलो का एलपीजी सिलेंडर अब 895 रुपये हो गया है, जबकि इससे पहले 834 रुपये मिल रहा था। इससे पहले 1 जुलाई को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 25.50 रुपये की बढ़ोतरी के साथ की गई थी। 861 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है, जबकि चेन्नई में आज से रसोई गैस सिलेंडर के लिए आपको 875 रुपये देने होंगे। गुजरात में रसोई गैस के लिए 866 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। आमतौर पर सरकारी तेल कंपनियां हर महीने के पहले दिन से गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव करती है। साल 2021 की शुरुआत में यानी जनवरी में दिल्ली के रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपये थी, जिसे फरवरी में बढ़ाकर 719 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया था। सिलेंडर की कीमत 794 रुपये कर दी गई थी। मार्च में एलपीजी सिलेंडर की कीमत 819 रुपये हो गई थी। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस बुलाने के फैसले पर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन पर बड़ा हमला किया है। ट्रंप ने कहा है कि अफगानिस्तान से निकलना अमेरिकी इतिहास का सबसे शर्मनाक घटना है। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा होते ही तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तालिबान ने बामियान में हज़ारा समुदाय के नेता अब्दुल अली मज़ारी के स्टैचू को उड़ा दिया है। ये जानकारी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट सलीम जावेद ने शेयर की है। बता दें, बामियान वही जगह है जहां तालिबान ने 20 साल पहले अपने पिछले शासन में बुद्ध की प्रतिमाओं को बारूद से उड़ा दिया था। मज़ारी हज़ारा समुदाय से हिज़्ब वहदत पार्टी के नेता थे। तालिबान ने 1995 में उनकी हत्या कर दी थी। तालिबान कई सालों से हज़ारा समुदाय को निशाना बनाता रहा है। अफगानिस्तान की कुल 3.60 करोड़ आबादी में करीब 9% की हिस्सेदारी हज़ारा समुदाय की है, लेकिन इन अल्पसंख्यकों को संरक्षण मिलने के बाद वहाँ इस समुदाय के लोग दहशतगर्दों के निशाने पर रहते हैं। बामियान में ज़्यादातर हज़ारा शिया मुसलमान रहते हैं, इसलिए वे मुस्लिम कट्टरपंथियों के निशाने पर रहते हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला एंकर्स को बैन कर दिया है। अफगानिस्तानी सरकारी टीवी चैनल की एंकर खदीजा अमीन को हटाकर तालिबान ने अपने लोगों से एंकरिंग करवाना शुरू कर दिया है। वहीं बल्ख प्रांत की गवर्नर सलीमा मज़ारी को बंधक बना लिया है। वे तालिबान के खिलाफ और उन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए हथियार भी उठाए थे। महिलाओं के अधिकार को लेकर तालिबान की हकीकत 24 घंटे के अंदर ही सामने आ गई है। तालिबान ने मंगलवार को कहा था कि महिलाओं को आज़ादी दी जाएगी और उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। साथ ही महिलाओं से सरकार में शामिल होने की अपील की थी। समय हुआ एक ब्रेक का, जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे के समाचार। टोक्यो ओलंपिक के लौटे पदक वीरों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का वीडियो सरकार ने जारी कर दिया है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री आवास पर किया गया था। इसमें पीएम बड़े ही हल्के फुल्के अंदाज में खिलाड़ियों से बातचीत करते नजर आए। इस दौरान उन्होंने न सिर्फ खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, बल्कि उनके अनुभवों का फीडबैक भी मांगा। पीएम ने खिलाड़ियों से कहा कि अगर आपको कुछ सुझाव हो तो उसे लिखकर दे सकते हैं। पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से अपने अपने इलाके से 75 स्कूलों में जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि स्कूल बुलाता है तो अच्छी बात है, नहीं बुलाता है तो आप खुद इंटेंसिव लीजिए। पीएम ने कहा था, कुपोषण के विषय में हम सर ऊंचा कर सके ऐसी स्थिति नहीं है, इसलिए खिलाड़ी छात्रों को संतुलित आहार के प्रति जागरूक करें। सभी खिलाड़ियों को स्कूलों में जाकर पोषण के संबंध में एक लेक्चर देने की अपील की है। ओलंपिक में मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों ने पीएम मोदी को शॉल भेंट की। खास बात यह रही कि इस शॉल पर सभी खिलाड़ियों ने अपने हस्ताक्षर किए थे। टोक्यो ओलंपिक के साथ साथ शॉल पर SAI का भी लोगों को नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने ज्वेलिन में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा से सवाल किया कि आपने दूसरे प्रयास से ही जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया, ये आत्मविश्वास कहाँ से आया? नीरज ने जवाब देते हुए कहा कि आत्मविश्वास ट्रेनिंग से आता है, एफर्ट्स बता देता है कि आपका प्रदर्शन कैसा रहने वाला है। नीरज चोपड़ा ने पीएम मोदी का एक भाला गिफ्ट किया है।
अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पूरी दुनिया में उथल पुथल मची है। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग तालिबान की तारीफ कर रहे हैं। सपा संसद सफ़ीर के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना नौमानी ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया है। मौलाना नौमानी ने तालिबान के हौसले को सलाम करते हुए कहा कि उन्होंने सबसे मजबूत फौज को शिकस्त कर दिया है। उनके इस बयान का काफ़ी आलोचना की जा रही है। मौलाना नौमानी ने कहा, एक बार फिर यह तारीख रकम हुई है। एक निहत्थी कौम ने सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त दी है। काबुल के महल में दाखिल हुए उनके दाखिल के अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और कोई घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। वे नौजवान काबुल की सरजमी को चूम रहे थे। मुबारक ही आपको दूर बैठा हुआ यह हिंदू मुसलमान करता है, आपके हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। इससे पहले सपा सांसद सफ़ीर ने अफगानिस्तान में तालिबान पर कब्जे की तुलना में भारत में ब्रिटिश राज के करते हुए बयान दिया था और कहा था कि हिंदुस्तान में जब अंग्रेज़ों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आज़ाद किया है। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा था, इस संगठन ने रूस, अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया है। काबुल में तालिबान की वापसी के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हजारों अफगान जमा हो गए। सोमवार को कुछ विभत्स तस्वीरें सामने आई जिसमें लोगों को अमेरिका सैन्य जेट से चिपकने और लटकते हुए देखा गया था। अपने ही देश से भागने की कोशिश कर रहे लोग किसी भी कीमत पर अफगानिस्तान से निकलना चाहते थे। कुछ लोग ने एयरक्राफ्ट के पहियों में छुपकर भागने की कोशिश की। सोशल मीडिया पर ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं। तालिबान से बचकर भाग रहे कई लोगों की मौत पहियों के पास छिपकर बैठने के चलते हुई। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है जब किसी ने विमान के व्हील पर अंदर छिपकर किसी फ्लाइट में यात्रा करने की कोशिश की है। इस तरह का रिस्क लेने से अब तक 80 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। मुताबिक 1947 में 2015 के बीच 113 लिखित मामले सामने आए जिनमें 86 लोगों की मौत हो गई थी। ज़्यादातर मामलों में लोग आसमान से गिर गए और लैंडिंग या टेक ऑफ के दौरान मारे गए थे। दूसरों मामले में लोग अत्यधिक ठंडे तापमान और ऊंचाई पर कम वायुमंडलीय दबाव होने पर हाइपोक्सिया के चलते मारे गए। इन मामलों में जीवित बच गए थे। शख्स का मामला दुनिया में दर्ज किया अपनी तरह का पहला मामला था। सुप्रीम कोर्ट में महिला अभ्यर्थियों को एनडीए परीक्षा में बैठने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने बुधवार को सेना को फटकार लगाई। सुनवाई के दौरान सेना ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि यह एक नीतिगत निर्णय है, जिस पर जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा यह नीतिगत निर्णय लिंग भेदभाव पर आधारित है। जिसके बाद कोर्ट ने अपना अंतरिम आदेश पारित करते हुए महिला को 5 सितंबर होने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने के निर्देश दिए और कहा कि दाखिल कोर्ट के अंतिम आदेश को अधीन होगा। याचिका में कहा गया है कि स्तर की शिक्षा रखने वाली पात्र महिला अभ्यर्थी को उनके लिंग के आधार पर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और नौसेना अकादमी परीक्षा देने का अवसर नहीं दिया जाएगा, जबकि समान रूप से स्तर की परीक्षा प्राप्त करने वाले पुरुष अभ्यर्थी को परीक्षा देने और अहमता प्राप्त करने के बाद भारतीय सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन्ड अधिकारी के रूप में नियुक्त होने के लिए प्रशिक्षित होने के लिए राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में शामिल होने का अवसर मिला। यह सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता के मौलिक अधिकार और लिंग के पर भेदभाव सुरक्षा के मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। यूपी विधानमंडल के मॉनसून सत्र के दौरान दिन प्रदेश की योगी सरकार ने 7,301 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा है कि यह बजट युवाओं को रोजगार देने व किसानों को राहत देने के लिए है। इसमें प्रदेश से ढांचागत विकास के लिए भी इंतजाम किया गया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने अपने बजट भाषण में कहा था कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार, गन्ना किसानों के लिए भुगतान और अधिक वक्ताओं की मदद, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में वृद्धि, बिजली सुधार व गौवंश के रख खर्चाओं पर विशेष जोर दिया गया है। बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने विधानसभा में हंगामा किया, जिसके कारण सदन की कार्यवाही 40 मिनट तक स्थगित कर दी गई। नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी ने प्रश्नकाल शुरू होने से पहले ही महंगाई का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है, जनता परेशान है, त्रस्त है और कहा जनता त्राहिमाम कर रही है।
संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि देश में सबसे सस्ता डीजल पेट्रोल यूपी में है। सरकार मुफ्त का खाद्यान्न बांट रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अमेरिका अपने लोगों को कोरोना टीके बूस्टर डोज देने की तैयारी कर रहा है। यह हर उम्र के लोगों को दिया जाएगा। दूसरी खुराक के 8 महीने के अंतराल के बाद तीसरी खुराक दी जाएगी। खबरों के मुताबिक अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञ जल्द ही इस बूस्टर डोज की सिफारिश करते हैं। तेजी से फैल रहे कोरोना डेल्टा वेरिएंट के मद्देनजर यह तैयारी की जा रही है। बताया जाता है कि विशेषज्ञ अमेरिका में भी सामने आ रहे कोरोना के मामलों पर नज़दीकी नज़र रखे हुए हैं। दूसरे देशों की स्थिति का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस अध्ययन में टीकाकरण, टीके का असर और उसके बाद बावजूद बनी परिस्थितियों को भी देखा जा रहा है। मसलन इजराइल में जिन लोगों को जनवरी में कोरोना टीका लगा उनमें गंभीर बीमारियों की कमी देखी गई थी। इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े 2 सूत्रों ने बताया कि विशेषज्ञ इस सप्ताह को बूस्टर डोज की सिफारिश कर सकते हैं। सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली के राउज एवेन्यू स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को सुनंदा पुष्कर मौत मामले में थरूर को बरी कर दिया है। 2014 में दिल्ली के होटल में सुनंदा की लाश मिली थी। पुष्कर की मौत के बाद उनके पति शशि थरूर पर उनका मानसिक उत्पीड़न करने और आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा था। बुधवार को फैसला आने पर थरूर ने कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि मैं पिछले 7 साल से दर्द और यातनाएं झेल रहा था। स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने फैसला सुनाते हुए केस का रद्द कर दिया है। थरूर की तरफ से वकील विकास पहवा कोर्ट में हाजिर हुए थे। राज्य सरकार की तरफ से एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर श्रीवास्तव मौजूद थे। कार्यवाही वर्चुअल की गई थी। इसमें थरूर भी शामिल थे। कोर्ट ने 12 अप्रैल को अपना फैसला रिजर्व कर लिया था। सुनंदा पुष्कर की दोस्त वरिष्ठ पत्रकार नलिनी सिंह ने बयान में कहा था कि थरूर के मेहर तरार नाम की महिला से रिश्ते थे। सुनंदा ने उन्हें बताया था कि थरूर और मेहर जून 2013 में दुबई के एक होटल में 3 रात तक साथ रुके थे। एक दिन सुनंदा ने नलिनी को फ़ोन किया, तब वह काफ़ी दुखी थी। थरूर और मेहर के बीच मैसेज में बातचीत होती थी। एक मैसेज में लिखा था कि शशि थरूर चुनाव के बाद सुनंदा को तलाक देने की तैयारी में थे। मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच करने वाली केंद्रीय जांच एजेंसी यानी प्रवर्तन निदेशालय के सामने 5वीं बार महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पेश नहीं हुए। हालांकि पिछली 4 बार की तरह ही देशमुख की जगह उनके वकील इंद्रपाल सिंह ईडी ऑफिस पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लंबित होने का हवाला देते हुए और वक्त मांगा। सिंह ने कहा कि हम ईडी का पूरा सहयोग कर रहे हैं। इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने देशमुख को बड़ा झटका देते हुए ईडी द्वारा शुरू की गई जांच पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जिसके बाद देशमुख की ओर से एक पुनर्विचार याचिका दायर की गई थी। ईडी ने देशमुख के पीए और पीएस को पिछले दिनों अरेस्ट किया था। इससे पहले इंद्रपाल सिंह ने देशमुख की बढ़ती उम्र और कोरोना का हवाला देते हुए पेश होने पर असमर्थता जताई थी। देशमुख के साथ उनके बेटे ऋषिकेश को भी समन भेजा गया था। देशमुख ने सुप्रीम कोर्ट से जांच को स्थगित करने, गिरफ्तारी पर रोक लगाने और समन रद्द करने की मांग की थी। अब याचिका खारिज होने के बाद देशमुख पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती नजर आ रही है। देशमुख की मांग ठुकराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानूनी प्रावधानों में रहकर कानूनी उपाय किए जा सकते हैं। प्री अरेस्ट बेल के लिए वे मुंबई स्थानीय न्यायालय में अपील करें। इस बारे में स्थानीय अदालत की फैसला लेती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें कोई मदद नहीं कर सकता है।
पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर और इटालियन क्लब यूवेंटस से खेलने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो मीडिया रिपोर्टर पर बिफर पड़े। उन्होंने उन सभी रिपोर्टर को खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि रोनाल्डो इस सीज़न रियल मैड्रिड से खेल सकते हैं। रोनाल्डो ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठी है, इस तरह से कुछ भी लिखने से पहले सच्चाई जान लें। दरअसल पिछले महीने कुछ समय से मीडिया में आई रिपोर्ट में कहा गया था कि रोनाल्डो यूवेंटस से खुश नहीं है और अपने पुराने क्लब मैड्रिड वापस की सोच रहा है। ट्रांसफ़र इसी समर में हो सकता है। मंगलवार को इटालियन अखबार में कहा गया था कि मैडिस की बात मैनचेस्टर सिटी में चल रही है। इसके बाद रियल मैड्रिड के कोच कार्लो के सामने आना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि पूर्व स्ट्राइकर को अपनी टीम में वापस लेने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लेजेंड हैं, उनमें काफ़ी सम्मान करता हूं। मैंने कभी उन्हें दोबारा टीम में लेने का नहीं सोचा है। एंसेलोती के बयान के बाद रोनाल्डो ने भी चुप्पी तोड़ी और कहा, मेरा नाम कई क्लब और कई दूसरे लोगों से जोड़ा जा रहा है। इस दौरान किसी ने भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की है। मैं अपनी चुप्पी इसलिए तोड़ रहा हूं कि मैं किसी को अपने नाम के साथ खेलने नहीं दे सकता। मैं अपने काम और अपने करियर पर फोकस्ड हूं। किसी खिलाड़ी का इस तरह अपमान बंद किया जाए। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को साइबर संबंधित पोर्नोग्राफी केस में बॉम्बे हाईकोर्ट से राहत मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिल्पा के पति राज कुंद्रा को अंतरिम राहत दी है और उनके जमानत की सुनवाई 25 अगस्त तक सुरक्षित कर ली है। बता दें कि राज कुंद्रा ने साल 2020 में साइबर पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में जमानत की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। पिछली बार सत्र अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके फैसले के खिलाफ राज कुंद्रा ने उच्च न्यायालय से राहत की अपील की थी। अब कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है और 25 अगस्त तक उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। राज कुंद्रा ने अपनी याचिका में कहा कि पिछले साल साइबर पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसमें उनका नाम शामिल नहीं था। इसके साथ ही कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने पुलिस को अपना बयान भी दिया है और कई मौक़ों पर जांच में सहयोग के लिए जांचकर्ता के कार्यालय का दौरा भी किया है। कुंद्रा ने कहा कि उन्होंने अधिकारी को सभी ज़रूरी दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं और अभियोजन पक्ष के गवाहों को बयान भी दर्ज किए गए हैं। बता दें कि राज कुंद्रा पॉर्न फिल्म बनाने और उन्हें ऐप्स पर डाउनलोड करने के मामले में जेल में हैं। उन्हें लेकर अब तक कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। फिलहाल कुंद्रा को थोड़ी राहत मिली है। अब देखना होगा कि 25 अगस्त तक इस केस में कोर्ट का क्या फैसला सामने आता है। खबरों में अभी सिर्फ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़। नमस्कार।